टिकट की रेस में सबसे प्रबल दावेदार कौन आपको दिख रहा है? अश्वनी चौबे के पुत्र या शहनवाज हुसैन। बहुत बड़ी चर्चा है कि चौबे जी को कहा गृह मंत्री ने आप चुनाव लड़िए, कहा नहीं मेरा पुत्र लड़ेगा, लेकिन फाइनल हुआ है कि चौबे जी के पुत्र यहां से भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अजीत शर्मा को टिकट तो मिलेगा ही, क्योंकि वो जीता हुआ कैंडिडेट है और दावा भी उन्हीं का है। हमको लग रहा है जैसा कि अगर कोई नया कैंडिडेट को टिकट मिलता है, दिग्गज को नहीं मिलता है, तो फिर से अजीत शर्मा जीतेगा। बीजेपी में ब्राह्मण लॉबी भी एक ऐसी लॉबी है, यदि टिकट अश्वनी चौबे के पुत्र को मिलती है तो वह 100% भीतर घात करेंगे, जो भीतर घात के कारण रोहित पांडे की हार हुई। वाकई में अश्विनी चौबे सच में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या फिर चांसेज हैं थोड़े बहुत कि अश्विनी चौबे यहाँ से भागलपुर से उम्मीदवार के तौर पर दिखे? कि अगर बाबा को पार्टी कह देगी कि आपको लड़ना है तो फिर बाबा ना नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी तक इन्होंने कहीं हार नहीं देखा है। वो चाह रहे हैं कि मेरा पुत्र अब जो है हमारी विरासत को संभाले और हम अपना कुछ अलग रास्ता तैयार करें। पिछली बार भी बाबा ने तैयारी की थी कि उनके पुत्र अजित शाश्वत चौबे को टिकट मिल जाए, लेकिन पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो पार्टी के अंदर क्या लगता है, बाबा की पकड़ कमजोर हुई है? मुख्य बात वही है कि पुत्र का जो स्थान वो लेना चाहते हैं, तो वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, तो चाह रहे हैं कि हमारी विरासत हमारे पुत्र को मिले। और हमको लग रहा है कि बाबा का सेटिंग अंदर से हुआ है, क्योंकि परिवारवाद का जो मामला है बीजेपी का, कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा अपना बलिदान दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमरे बदले में हमारा बेटा को आप टिकट दे दीजिए। हमको लग रहा है जो अंदर की बात है वो यही है। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और बिहार का मूड जानने के लिए इस वक्त हम भागलपुर में हैं। और भागलपुर में सियासी मूड क्या है भाई, जितने मुंह उतने तरह की बातें हैं। आपने कई सारे चैनलों के आपने पब्लिक ओपिनियन सुने होंगे, तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन भागलपुर का असली सियासी मूड क्या है जानने के लिए मैंने यहाँ पर भागलपुर के कुछ स्थानीय पत्रकारों को बुलाया है, जो कि अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि भाई भागलपुर के जो मतदाता हैं उनके मन में क्या चल रहा है, टिकट को लेकर इनका क्या आकलन है, इनका आकलन क्या कहता है कि भाई कौन इस वक्त रेस में आगे चल रहा है, कौन रेस में पीछे है, किस विधानसभा सीट पर किसका दबदबा इनको दिख रहा है, किस पार्टी का दबदबा इन्हें समझ में आ रहा है। तमाम हमारे साथ साथी हैं, सर से बात करेंगे। संजीव सर, आपका नाम हुआ, बड़े अच्छे जाने माने पत्रकार हैं भागलपुर के। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, इस समय भागलपुर में चूंकि इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, मुस्लिम मतदाताओं का मूड क्या है? चूंकि मैं जब उधर गया मुस्लिम बाहुल इलाके में, तो कुछ लोग जेडीयू की तरफ बात कर रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस का नाम तो नहीं ले रहे थे लेकिन आरजेडी की बात कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ओवैसी को भी अपना नेता बता रहे थे। तो भागलपुर सदर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का रुख किस तरफ है? जहाँ तक मुस्लिम मतदाताओं की बात है तो ये बिल्कुल आरजेडी के पक्ष में वोटिंग होगी। 10-5% इधर उधर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बहुतायत पर अगर आप देखें तो 90% जो वोट है वो आरजेडी या जो उसे जुड़ी हुई पार्टी है उनको वोट जाएगा। ये उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुस्लिम कहीं भी डेविएट करने वाले नहीं हैं। और रही बात राजनीतिक उथल पुथल की, तो प्रशांत किशोर जी की नई पार्टी आने के बाद से ये एक संघर्ष शुरू हुआ है, चर्चा का विषय बना है कि जो परिवारवाद है या जो जाति समीकरण है, उससे ऊपर उठ के एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की बात की जा रही है। पिछले 3 वर्षों से प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं। जो भी शिक्षित लोग हैं उन लोगों का चयन भी हो रहा है और उन्हीं लोगों की बातें भी हो रही हैं। तो अब ये बातें धरातल पर यथार्थ में कितनी संभव हो पाती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ बदलाव दिखेगा। ओवैसी फैक्टर काम करेगा कि नहीं यहाँ पर? जी ना, इधर ओवैसी फैक्टर कुछ काम नहीं करने वाला है जी। सीधी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी का अगर गठबंधन होता है तो एक तरफ ये लोग होंगे और दूसरी तरफ जो बीजेपी या जो समर्थित दल हैं वो होंगे। उसमें कहीं कोई सेंधमारी वाली बात नहीं। इस बार जो है कुछ सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं। पिछली बार अगर आप चुनाव को देखें, अगर आप पिछली बार के रिजल्ट का अगर आकलन करें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे रोहित, वो कुछ 800 या 900 वोटों से सर हारे थे चुनाव, और एलजेपी के उम्मीदवार को करीब यहाँ पर 20,000 वोट मिले थे।
इस बार एलजेपी जो है एनडीए में शामिल है, पिछली बार वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस बार शामिल है। तो एलजेपी के एनडीए में आने से क्या भागलपुर सदर सीट का इस बार समीकरण भी बदलेगा? देखिए, भागलपुर में जो खींचतान है उसी का नतीजा है कि ये जगह पहले जो बीजेपी का हुआ करता था वो लोकसभा क्षेत्र चला गया, जो उम्मीदवार हुए वो जेडीयू के हाथ में चला गया। उसी तरह के दांव पेच में, उठापटक में, गुटबाजी में ये सीट भागलपुर लगातार 3 बार से बीजेपी लूज कर रही है। एक कारण आपने स्पष्ट किया कि एलजेपी पिछली मर्तबा खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार अगर वो साथ है तो इस बात का लोगों को एहसास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीदवार होगा कौन, ये पार्टी तय करेगी। अगर कोई पुराने दिग्गज देते हैं तो शायद उसका भरोसा हो, अगर कोई नया चेहरा आता है तो जो 2020 के चुनाव का नतीजा था शायद उसी तरफ फिर से मुड़ जाए। अब ये पार्टी को तय करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपने कही थी कि यहाँ मुस्लिम का वोट जाएगा किधर, तो गुटबाजी की वजह से ही भागलपुर में 1989 का दंगा हुआ था और तब से लेके अभी तक भागलपुर उबर नहीं पाया, क्योंकि अगर सिल्क सिटी है, रेशमी शहर है, तो उसका अभी तक कोई बहुत बड़ा प्रारूप नहीं आया। 1000 करोड़ का कारोबार होता था, अभी 100 करोड़ से भी कम में सिमट के रह गया है। तो कुल मिला के यहाँ का जो वोटर है वो ये तय कर रहा है कि हम किधर जाएं, क्योंकि अब जो वोटर जिसने जला हुआ घर देखा उसको सब कुछ भूलना है। जो हमारा न्यू जनरेशन है वो न जात की राजनीति पे आ रहा है, उसको रोजगार चाहिए। पिछले दिनों अगर राहुल गांधी की यात्रा हुई और भीड़ हुई तो कहीं न कहीं उसने भी कुछ मिजाज बदला है। लोगों का डिमांड है, चाहत है, आबादी बढ़ रही है, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्किल की बात वो ढूंढ रहे हैं। अलग बात है कि एक जमाना था बिहार का एनुअल बजट 24,000 करोड़ था और आज के तारीख में 3,21,000 करोड़ है। लेकिन जो बदलाव हम भागलपुर विधानसभा या भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में देखना चाह रहे थे वो चीज़ें अभी तक नहीं बदली है और ये बड़ी समस्या है जो लोगों को निराश कर रहा है। अपने जनप्रतिनिधियों को या जो विजनरी लीडर है वो अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। एक सर ने जो बड़ी बात कही, इन्होंने बताया कि अगर इस बार भी किसी नए चेहरे को, किसी युवा चेहरे को अगर मौका मिलता है तो पिछली बार जैसे लगातार बीजेपी इस सीट को हार रही है, इसका फिर से सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्या है कि जब शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ते थे, जब अश्विनी चौबे चुनाव लड़ते थे तो बीजेपी यहाँ से जीतती थी, लेकिन जैसे ही युवा चेहरों को मौका मिला इन लोगों ने हारना शुरू कर दिया, चाहे रोहित हो चाहे अरिजीत हो। ऐसा लगता है कि बड़े चेहरे यहाँ पर ज़्यादा कारगर साबित होते हैं भागलपुर में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अंतर कलह बहुत ज़्यादा हो जाता है। नया चेहरा को जब भी यहाँ टिकट मिलता है तो जितने भी पुराने गुट हैं वो एंटी एक्शन शुरू कर देता है और इसके वजह से क्या होता है कि वोट बढ़ जाता है और लोग जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो जितना पुराना चेहरा है उसका एक अलग यहाँ एक रुतबा था और नए चेहरे पर लोगों को विश्वास भी नहीं है और गुटबाजी भी अधिक हो जाती है। दूसरी बात है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का वोट बैंक जो अजीत शर्मा अभी चुनाव लड़ रहे हैं उसका वोट बैंक मजबूत इसलिए हुआ है कि उसके साथ मुस्लिम और यादव पूरी तरह से एकत्रित है और इधर बीजेपी के वोटों में बिखराव आ गया है। इसके वजह से बीजेपी लूज कर रही है हर समय सीट को। सर, संजीव सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भागलपुर दंगा हुआ तो इस दंगे के बाद से पूरे बिहार से कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस पार्टी चली गई, लालू यादव मुख्यमंत्री बनते, उसके बाद से फिर कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हो पाती है। कांग्रेस सरकार ना सिर्फ बिहार से गई बल्कि सेंटर से भी गई थी। बिहार में भी कांग्रेस का पतन हुआ और केंद्र में भी कांग्रेस का पतन हुआ और उसके बाद से कभी ढंग से उबर नहीं पाई। उसके बाद से भी बीजेपी का ग्रो हुआ है, लेकिन सत्ता के लालच में चीजों को आपने करा दिया। आपने दंगा भी करा दिया, आपने लूम भी जला दिया, आपने हैंडलूम को जला दिया ताकि पावर लूम पे चाइना और कोरिया का धागा चढ़ सके। मैं ये जानना चाहता हूँ सर इस समय यहाँ पे आपसे कि दंगे के बाद से मुस्लिम मतदाताओं का बिल्कुल ही कांग्रेस से एक तरीके से कहे तो भरोसा उठ गया, कांग्रेस को उन्होंने भुला दिया। लेकिन अब कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती है, अभी अजीत जी यहाँ से विधायक हैं, तो क्या मजबूरी है मुस्लिम मतदाताओं की कि कांग्रेस को ही वोट करना है? क्या वो भूल गए हैं दंगे की कहानी या फिर पुरानी बातें, कुछ नया सा है या फिर मजबूरी है? नहीं, सारी बातें याद हैं उनको। ऐसा नहीं है कि जो घटना घटित हुई वो भूल गए हैं, लेकिन भाजपा के विरोध में वोट करना उनकी मजबूरी कहिए, लाचारी कहिए, जिस वजह से वो कांग्रेस को या आरजेडी से अगर उसका अलायंस होता है कांग्रेस को तो वो वोट करते हैं। बाकी
नुकसान तो उन्हें हुआ था और उसकी भरपाई आज तक हो नहीं पाई है। अब उनकी मजबूरी है कि वो भाजपा या उससे समर्थित दलों को वोट नहीं करते हैं, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल जाता है। सर, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक लाइन में जानना चाहें कि भागलपुर सदर सीट से इस समय चुनाव से जब हम मतदान से करीब 1 या 1.5 महीने पहले हैं, तो इस समय अगर मतदान हो जाए अभी के अभी, कल के कल अगर वोटिंग हो जाए, तो आपका आकलन क्या कहता है? एनडीए का ज्यादा पलड़ा भारी है या फिर महागठबंधन का? देखिए, जिस रफ्तार से राहुल गांधी का दौरा हुआ, उसने कुछ चीजों को सुलगाया जरूर है। लोगों का रुझान उस तरफ भी आया हुआ दिख रहा है, लेकिन एनडीए का भी जो लगातार भागलपुर जिले में कई ऐसी सौगातें आई हैं, चीज़ों को उन्होंने दिया है, तो उसको भी एनडीए के सरकार जो है वो याद दिला रही है। इस पे ये क्लियर नहीं हो सकता। भागलपुर सदर में अगर पिछले 3 मरतबा से अजीत शर्मा विधायक है, तो नाराजगी उनको लेके भी लोगों को है, लेकिन शिकायत भी तो उन्हीं से है, करना भी उन्हीं को था। लेकिन इस बार अगर हम ये देखेंगे तो अभी 50-50 की बात हम कह सकते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हर चुनाव में कुछ लोग आते हैं जो खेलने नहीं आते हैं, खेल बिगाड़ने आते हैं। इस बार जो है भागलपुर में या फिर बिहार की भी बात कर लें, तो क्या लगता है कौन है जो इस बार खेल बिगाड़ने वाला है? क्या पीके वाकई में एक मजबूत फैक्टर हैं? क्या वाकई में वो चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वाकई में वो जो चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं उनका वोट काटने के लिए हैं, उनके उम्मीदवार वो उतारेंगे? यहाँ पर भागलपुर में क्या माहौल है? एक गीत आपको याद है, चिंगारी कोई भड़के, हाँ, तो वो चिंगारी पीके की तरफ से लगाई जा रही है। अब ये चिंगारी के अंदर है क्या? वो बात तो वही कर रहे हैं जो बिहार उससे जूझ रहा है। पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, और उनका दावा है कि अगर लालू जी से लेके नीतीश कुमार तक उस चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं, उसको लेके है। लेकिन उससे जो बिहार के कॉमन वोटर की साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी भी बिहार का वोटर जो है वो जात की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई है, और उसकी वजह से चीज़ें हाथ में दूसरे के पास में नहीं जा पा रही हैं। इसकी वजह से पीके को अभी तक बहुत क्लियर कट मैंडेटरी के तरफ उनका फोकस चाह रहे कि हम करें, लेकिन वोट कितना कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी तरफ, ये अभी तक क्लियर नहीं है। दिल्ली के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनका एनालिसिस ये है, वो ये मानते हैं कि पीके जो है, पीके का जो वोटर है वो पढ़ा लिखा है, और वो बिहार में जब देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो अधिकतर जो पढ़े लिखे जो वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ वाले हैं। जो थोड़े से गांव के लोग हैं, जिनकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कम है, वो महागठबंधन के वोटर हैं, आरजेडी के वोटर हैं, ऐसे लोग मानते हैं। तो पीके को अगर जो वोट मिलता है तो पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे, और इसका नुकसान जो है वो आरजेडी को कम, बीजेपी को ज़्यादा होगा। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जाति समीकरण, जो भाई ने बताया कि उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं लोग। जिस भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात पीके कर रहे हैं, या जितनी दबंगई से वो विरोध कर रहे हैं, उस अनुरूप रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर उनको लोग उसी जाति समीकरण पे कि साहब ये ब्राह्मण हैं ऐसा आंकने लगे, और ये प्रचार भी कई जगह हमने देखा। तो अब आप एक आदमी अगर स्वस्थ समाज की बात करता है और उस तरफ अगर वो जाना चाहता है, ले जाना चाहता है इस समाज को, और दूसरी तरफ लोग अगर ये कहेंगे कि वो ब्राह्मण है या उस जाति से आता है जिसकी संख्या कम है, तो फिर ये बदलाव कैसे होगा और इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कह आप ठीक ही रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हैं पीके के ही तरफ, बातें उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम समय जब मतगणना की, मतदान की बात होगी, वो क्या करते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये पहली दफ़े है उनका, तो अगर कुछ संख्या मिलती है उनको तो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, भागलपुर में जो है अब ये टिकट को लेकर भी लोग खूब अपना सक्रियता दिखा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के जो दावेदार हैं वो अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, खूब प्रचार हो रहे हैं। कांग्रेस से तो अजीत शर्मा को मतलब मान लिया जाए कि उनको टिकट फिर से मिलेगा? अजीत शर्मा को टिकट तो मिलेगा ही, क्योंकि वो जीता हुआ कैंडिडेट है और दावा भी उन्हीं का है, और अजीत शर्मा को टिकट मिलेगा और जीतने का भी चांस है अजीत शर्मा का, इसलिए कि समीकरण अजीत शर्मा की तरफ है। क्या समीकरण है? समीकरण यादव है, मुस्लिम है,
और बाकी जो लोग बीजेपी से नाराज हैं और गुटबाजी जो है, अगर टिकट सही ढंग से नहीं मिलता है तो गुटबाजी में भी अजीत शर्मा जी पिछले बार जैसे राजेश वर्मा खड़ा हुए एलजेपी से, तो उसका कारण भी था वो जीतने का कारण। एक विजय साहब है वो खड़ा हो गए उसके पहले, उसके वजह से विजय साहब जितना वोट लाए उतना वोट से अजीत शर्मा जीत गए। तो गुटबाजी बहुत बड़ा फैक्टर है। और अजीत शर्मा, हमको लग रहा है जैसा कि अगर कोई नया कैंडिडेट को टिकट मिलता है, दिग्गज को नहीं मिलता है, तो फिर से अजीत शर्मा जीतेगा। आप क्या सोचते हैं सर, इस बार भाजपा में, अगर भाजपा की बात करें तो टिकट की रेस में सबसे प्रबल दावेदार कौन आपको दिख रहा है? अश्वनी चौबे के पुत्र या शहनवाज हुसैन, सच्चाई मानिए आप, जो कि रोहित पांडे पहले चुनाव यहाँ से हार चुके हैं। तो जहाँ तक ये चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है कि देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह से पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे से मुलाकात हुई, कहे आप चौबे जी आप चुनाव लड़िए। ये चर्चा है IAS IPS महकमे में बहुत बड़ी चर्चा है कि चौबे जी को कहा गृह मंत्री ने आप चुनाव लड़िए, कहा नहीं मेरा पुत्र लड़ेगा। तो यहाँ एक रामनवमी का पर्व हुआ था, उसको लेकर विवाद हुआ था, उनके पुत्र पर FIR हुआ था। तो बीजेपी चाहती है कि उनका पुत्र नहीं चौबे जी चुनाव लड़े, लेकिन फाइनल हुआ है कि चौबे जी के पुत्र यहाँ से भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यदि भागलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण में जो समाज है, जो व्यापारियों का समाज है, इनकी छवि बेहतर है, बेहतर समाज से आते हैं, कुछ शिकायत नहीं है, भू माफिया या अन्य कोई शिकायत नहीं है, पक्ष में जाएगा। लेकिन अजीत शर्मा इसीलिए मजबूत है कि 3 बार के जीते हुए विधायक हैं, और आप एक अनजान आदमी भी विधायक के पास, अजीत शर्मा के पास जाएगा तो वो आसानी से उससे मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, बाबा से भी मिल लेते हैं। लेकिन इनके साथ में रहने वाले, जैसे यहाँ पवन मिश्रा कहते हैं कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं दावेदार हूँ, पूरा होर्डिंग लगाया हुआ है दुर्गा पूजा पर, पवन मिश्रा लगाया हुआ है। फिर यहाँ आ जाइए रोहित पांडे, उनके दावेदारी है कि मुझे भी टिकट मिलेगी। तो बीजेपी में ब्राह्मण लॉबी भी एक ऐसी लॉबी है, यदि टिकट अश्वनी चौबे के पुत्र को मिलती है तो वह 100% भीतरघात करेंगे, जो भीतरघात के कारण रोहित पांडे की हार हुई। रोहित पांडे ने जितने कम वोट से वह हारे हैं, इसके लिए राजेश शर्मा जिम्मेदार नहीं है लोजपा का, जो मुस्लिम वोट उसको अधिक मिला। यदि आप बूथ बाय बूथ संख्या देखिएगा तो मुस्लिम वोटों की संख्या बूथ पर लोजपा के प्रत्याशी, जो भी खगड़िया के माननीय सांसद है राजेश जी, उनको मिला मुस्लिम के मतदाता। और अजीत शर्मा चूंकि 3 बार के जीते विधायक हैं, कोई अभी गंभीर आरोप नहीं है, और बीजेपी की छवि जो पहले बहुत अच्छी थी, अभी भागलपुर की बात मानिए तो ये सांप्रदायिक मामले में बहुत यहाँ दंगा हो चुका है। जिस तरह के आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, और हर आदमी सोशल मीडिया देख रहा है, प्रशांत किशोर को देखना चाह रहा है। सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप, CBI ने पूछताछ किया, शिल्पी गौतम हत्याकांड, ऐसे गंभीर आरोप सम्राट चौधरी पर लग गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री है, यदि आज बताया जाता है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बेहतर रहता तो ये उप मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रहते। कहीं ना कहीं तो सच बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने दस्तावेज दिखा रहे हैं। कहाँ CBI, कहाँ IB? ये काम तो CBI और IB का है। कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, 500 करोड़ रुपए की अशोक चौधरी की संपत्ति दिखा रहे हैं, और वह दावा कर रहे हैं कि पहले माफी मांगे, जो फिर दूसरी खुलासा हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सच है, बोल रहे हैं। आप सर लंबे समय से भागलपुर को कवर कर रहे हैं, और अश्विनी चौबे को भी आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आपके अनुभव, आपका काफ़ी अनुभव है, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं। आज PC में भी उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल चूंकि आपने ही पूछा कि क्या इस बार भागलपुर से आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगा कि वाकई में अश्विनी चौबे सच में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या फिर चांसेज हैं थोड़े बहुत कि अश्विनी चौबे यहाँ से भागलपुर से उम्मीदवार के तौर पर दिखे? चूंकि आपने ये बात कही भी कि अगर नए चेहरों को टिकट मिल गया तो फिर से भागलपुर बीजेपी हार जाएगी। तो संभावना है क्या इस बात की? अश्विनी चौबे को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपका अनुभव क्या बताता है? कितने चांसेज हैं कि चौबे जी चुनाव लड़ सकते हैं, या संभावना नहीं है? अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो वो रंगाधारी गोसाई बाबा का नाम है, ठीक है। उनको लेके है कि कोना में ठोक दीजिए और उसमें बद्धी बांध दीजिए, घर से निकलने के टाइम में, घुसने के टाइम में प्रणाम कर लीजिए। तो बाबा उसी कंडीशन में है कि अगर बाबा को पार्टी कह देगी कि आपको लड़ना है तो फिर बाबा ना नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी तक इन्होंने कहीं हार नहीं देखा है। पार्टी ने नहीं टिकट दिया अलग बात है, लेकिन अगर ये भागलपुर में आते हैं तो जो इनका कद है उसके हिसाब से इनके नाम को लेके विवाद भी नहीं है, गुटबाजी भी नहीं है। भागलपुर को बीजेपी चाहिए तो उस कड़ी में यहाँ उसी तरह के कद वाले को टिकट देगा, तभी कांग्रेस को वो परास्त कर सकते हैं, वरना जो चल रहा है वो चलते रहेगा। लेकिन जब आपने सवाल पूछा, सीधा इनकार कर दिया कि बोला कि अब आप जो है ये सवाल मुझसे मत कीजिए, मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ कब ये सवाल ऐसा ना पूछे। मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मैं अब चुनावी राजनीति से मैंने दूरी बना ली है। तो लगता है कि उन्होंने दूरी बना ली है।
देखिए कहीं ना कहीं उनके अंदर में पुत्र मोह है। वो चाह रहे हैं कि मेरा पुत्र अब जो है हमारी विरासत को संभाले और हम अपना कुछ अलग रास्ता तैयार करें, जैसा कि उन्होंने जीपी मूवमेंट की बात कही है, 11 अक्टूबर की बात कही। लेकिन पार्टी तय करेगी कि अगर ये सीट बीजेपी को वापस लेना है, क्योंकि 3 बार से हार चुकी है, तो उसके हिसाब से अगर पार्टी ये कहती है कि नहीं आपको लड़ना है, तो बाबा के ना कहने पे भी कुछ नहीं हो सकता, उनको लड़ना ही पड़ेगा। पिछली बार भी बाबा ने तैयारी की थी कि उनके पुत्र अजित शाश्वत चौबे को टिकट मिल जाए, लेकिन पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो पार्टी के अंदर क्या लगता है, बाबा की पकड़ कमजोर हुई है या फिर कुछ और है मामला, या फिर बक्सर में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा तो यहाँ पे उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े? आप क्या आकलन करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें होती हैं, बतौर भागलपुर के एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आपका आकलन क्या है? नहीं, कद उनका कमजोर नहीं हुआ है ना, छोटा पड़ा है। अब मुख्य बात वही है कि पुत्र का जो स्थान वो लेना चाहते हैं, तो वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, तो चाह रहे हैं कि हमारी विरासत हमारे पुत्र को मिले। इस ये में उनका मैक्सिमम इनिशिएटिव है कि बेटा को मिल जाए हमारे टिकट। अदरवाइज कद उनका छोटा नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं। पिछली बार भी उन्होंने प्रयास किया था। जी किया था, पिछली दफ़े भी प्रयास किया था, लेकिन चूंकि ये बक्सर सीट पे थे, तो बाद में जैसा इन लोगों का अंदरूनी होगा अब उतना तो बता नहीं पाएंगे हम, लेकिन जैसा लगा कि अगर आप बक्सर सीट छोड़ते हैं तो हो सकता है कल बेटा को मिल जाए, तो इस नाते भी ये कॉम्प्रोमाइज़ किए और इस बार ये प्रबल दावेदारी रख रहे हैं। अब देखना है क्या होता है। तो दिलीप जी हमारे साथी यहाँ के बड़े एबीपी के बड़े स्तंभ हैं और बड़े चीज़ों को समझते हैं। इन्होंने कहा, सर ने कहा कि बाबा का कद कम नहीं हुआ है, कद बना हुआ है। तो अगर अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई उनको टिकट मिल जाए अरिजीत को, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कामयाबी मिलेगी? आपको क्या लगता है? कामयाबी मिल भी सकता है, क्योंकि बाबा खुद मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमको लग रहा है कि बाबा का सेटिंग अंदर से हुआ है, क्योंकि परिवारवाद का जो मामला है बीजेपी का, कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा अपना बलिदान दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमरे बदले में हमारा बेटा को आप टिकट दे दीजिए। हमको लग रहा है जो अंदर की बात है वो यही है। और अगर टिकट मिलता है या बाबा को या बाबा के लड़के को, अगर बाबा के लड़के को मिलता है तो बाबा तो अपना जान लगा देंगे जीतने के लिए, और जीत भी सकते हैं, क्योंकि बाबा का कोई विवाद यहाँ नहीं है। उनका लड़का एक बार यहाँ से चुनाव लड़ चुका है और वो इसलिए हारे कि आपसी विरोध था, और विजय जी करके, हाँ विजय शाह करके एक कैंडिडेट था जो बीजेपी में ही था, वो चुनाव लड़ गया था और जितना वोट वो लाया था उतना वोट से ही ये हारा था बाबा का लड़का अरिजीत। इसलिए इस बार लगता है सारे सांप बिच्छा को बंद करके बाबा अपने बेटे पे फोकस करके रखे हैं, और हो सकता है कि उनके बेटा को टिकट मिल जाए, क्योंकि हो सकता है अंडर सेटिंग हो कि हम, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो आज का लगा कि हम किसी कीमत पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है कि ये बात तय हो गया है कि टिकट मेरा बेटा को दीजिए, हम सरेंडर हो गए हैं। देखिए सही आकलन इन्होंने जो है बॉडी लैंग्वेज बाबा की पकड़ ली है। बाकी आप तो कह ही रहे हैं कि अरिजीत जी को टिकट मिलेगा, क्या खूबियां हैं उनके अंदर, क्यों आप ऐसी बातें कह रहे हैं? क्योंकि देखिए हर बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक, मैं अपने देखता हूँ तो मेरे ही पिताजी डेट कर गए, तो अजीत शर्मा को मैंने फ़ोन भी नहीं किया, वो चले आए। तो दुख सुख में वो जाते हैं सबके यहाँ, और हिंदू मुस्लिम रुझाव ज़्यादा अजीत शर्मा की तरफ है, क्योंकि उनका जहाँ घर है, और हर मुस्लिम यहाँ के जितने बड़े मुस्लिम कदावर नेता हैं, मुस्लिम पार्टी के लोग हैं, उनको बुलाते हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी परिस्थिति में बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं। तो यदि जनसुराज से कोई मजबूत दावेदार खड़ा नहीं होता है, यदि ओबीसी पार्टी से कोई मजबूत दावेदार खड़ा नहीं होता है, तो 100% है कि मुस्लिम वोट चले जाएंगे उधर। आरजेडी का वोट जाना ही है, तो जीत अजीत शर्मा की है यदि आप मानिए तो, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की छवि खराब हुई है प्रशांत किशोर के बयान देने के बाद, कोई एक केंद्रीय का नेता नहीं बोल रहा है कि इसकी जांच हम कराएंगे, पहले चुनाव होने दीजिए। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब भागलपुर सदर सीट पे हम जो चर्चा कर रहे थे, इसको विराम देने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सर अभी तक जो हमने चर्चा की, क्या इसमें कुछ छूट गया है? क्या मैं ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछ पाया हूं या नहीं जान पाया हूं? कोई ऐसी चीज जो लोगों को जानना चाहिए, जो जिससे उनकी जानकारी दुरुस्त हो? कुछ अभी तक की चर्चा में जो कुछ छूट गया, या फिर कुछ आप एड ऑन करना चाहें तो? देखिए पूरे भागलपुर जिले में 7 विधानसभा है, 23 लाख वोटर है,
और शहरी आबादी का अलग मिजाज है, शहरी आबादी स्मार्ट सिटी में भी है, लेकिन बगल में हमारा कहलगांव विधानसभा जहाँ 2340 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसके आगे पीरपैती है जहाँ एक नया पावर प्लांट 2400 मेगावाट का है। इलाके में कोयले का कुछ भंडार है, बगल में गंगा नदी में कुछ पानी रहता है। यहाँ इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म सुल्तानगंज विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्सा है, तमाम खूबियाँ हैं। हम पर्यटन को लेके भी चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारे पास संभावनाओं का जो एक संचालन होना चाहिए, उसकी जो टीम होनी चाहिए, उसमें कमी है। अगर हम देखेंगे भागलपुर और नालंदा को जोड़ के देखेंगे तो उधर विकास की बयार है, और भागलपुर देखेंगे तो वो नहीं के बराबर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला की घोषणा नीतीश कुमार ने किया, 2015 में किया, 500 करोड़ रुपया देने की बात आई, 90 करोड़ रुपया दिया, बाकी पैसा नहीं दिया। तो लोगों को इस बात का मलाल है कि आप कहते हो करते नहीं हो। इसकी वजह से सीट तो मिला, यहाँ बीजेपी को मिल गया, जेडीयू को मिल गया, कई जगह पे कांग्रेस को मिला, लेकिन संख्या बल एनडीए का है, आउटपुट अभी तक नहीं है। इसकी वजह से राहुल की सभा में अगर जो लोगों का रुझान है, ये सब कुछ पॉइंट है। आरजेडी के सभा में अगर लोग बहुत जुट रहे हैं तो उसको भरोसा जग रहा है कि ये हमारे साथ थे, लेकिन उन्होंने आईवास किया, काम कम किया। तो कुछ चीज़ों को और समझने की जरूरत है, नेताओं को करने की जरूरत है। राहुल और तेजस्वी का फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, जो एक साथ मिलकर वो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, राहुल तेजस्वी का जो जमघट था वो ये बता रहा था, वो भीड़ जो है पैसे का नहीं था, जिस रास्ते से गुजरे लोगों का जमात था। तो इसको लेके कुछ न कुछ तो आपको ये चेंजेस दिखा है पब्लिक के बीच में, वो क्यों चाह रहे हैं उसको। कुछ सर छूटा, कुछ ऐसी चीजें जो इस चर्चा में और ऐड ऑन होनी चाहिए थी? नहीं, लगभग चीज़ें तो आ गई हैं जी, लगभग चीज़ें आ गई हैं। टूरिज्म की भी बात कही डाली इन्होंने, और एक कोल का भंडार है ही सब कुछ तो कही दिया इन्होंने। एक जो मेरा अपना ये पर्सनल व्यक्तिगत इसमें मेरा व्यक्तिगत रुचि है, गोपाल मंडल को लेकर बड़ा लोग बातें करते हैं, बड़े उनकी रील वील खूब वायरल होती है, वीडियोज खूब आते हैं, बड़े मतलब चर्चित विधायक हैं गोपालपुर के। यहाँ से विधायक को लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। क्या कैरेक्टर है गोपाल मंडल, क्यों चुनाव जीतते हैं, क्यों बार बार टिकट मिल जाता है, क्या वाकई में इस बार भी उनको टिकट मिल रहा है? देखिए, इस बार टिकट मिल रहा है, इस बात की घोषणा तो पार्टी करेगी, लेकिन वो जीत इसलिए जाते हैं कि जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जैसे बीन बजाइएगा ना तो सांप झूमने लगता है, तो उसी तरीके से गोपाल मंडल कहीं अगर डीजे बजा, म्यूजिक बजा, तो उनका शरीर थिरकने लगता है। तो ये उनका स्वाभाविक गुण, और आज से नहीं है, बहुत पुराने नाटक के कलाकार रहे हैं। और उसकी वजह से जब इलाके में गए, जनप्रतिनिधि बने, बहुत अमीर घर का पैदा नहीं है, वो लोगों का दुख दर्द समझा है, उन्होंने फाइट किया है। जहाँ गरीबों के साथ अत्याचार होता है वो पुलिस को भी लपड़ थप्पड़ करते हैं, जो रंगदारी करते हैं उसके ऊपर भी है। तो क्या है कि ऐसे लोगों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र भी होता है। तो दाग ने कम है, बेवाक आदमी है। हाँ, चर्चा में जरूर रहते हैं, चाहे ट्रेन की चर्चा हो, चाहे कुछ भी मामले को लेके हो, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। बोलते बोलते बहक जाते हैं क्या? जैसे एक मुझे याद है कि भागलपुर में कोई रेप कांड हुआ था, तो उन्होंने कह दिया कि रेप हो गया, लड़की मर गई लेकिन देखने में मस्त थी। ऐसे से कई बार शब्द निकल जाते हैं। क्या मतलब वो नादानी में निकल जाते हैं, या फिर कोई उनका इंटेंशन भी वाकई में वैसा ही रहता है? बोले तो शब्दों का खेल में वो बहुत सोच समझ के नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कि उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उस तरह का नहीं है। और दूसरी बात है कि मीडिया को मसाला चाहिए। हाँ, तो मसाले में कुछ ऐसे शब्दों को निकलवा दें ताकि वो वायरल हो, बाद में उनको पश्चाताप भी होता है कि हमेशा काहे कर गए। तो नकमिजाजी है। कई बार पटना में भी हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के साथ मिसबिहेव किए, यहाँ भी उन्होंने किया है। तो कुछ चीज़ों का नुकसान उनको हुआ है। अब उस तमाम नुकसान को देखते हुए पार्टी इस बार तय करती है या नहीं करती है, पार्टी का डिसीजन है, लेकिन आदमी है बड़ा दिलदार। इतने अजीबो गरीब बयान, इतने सारे विवाद, और फिर भी 4 बार से टिकट, 4 बार से जीत, 5वीं बार तैयारी कर रहे हैं। क्या है गोपाल मंडल, क्या चीज़ है आपकी नज़र में? जी, हमें तो ऐसा लगता है कि जो उनके वोटर हैं उनकी डिमांड ही वो है जिसके आधार पर वो इस तरह के अनायास स्टेटमेंट दे दिया करते हैं। बाकी अंदर से बहुत बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी बातचीत हुई तो कल बड़ा कैमरे पर उन्होंने खुल के कहा, मैंने उनसे पूछा सर कि आपने मर्डर किए हैं अपनी लाइफ में? तो बोला कि हाँ किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं छोड़ा है। मतलब एकदम इतना सीधा बोल देते हैं। और आजकल तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत अगर आप वायरल हो जाएं, थोड़े बहुत विवाद जुड़ जाएं, तो फिर सवाल उठते हैं, तो फिर पार्टी टिकट काटने में बहुत देर नहीं करती। लेकिन बार बार
नीतीश कुमार टिकट देते ही देते, क्या वाकई में उनका कोई विकल्प नहीं है क्या? विकल्प की बात नहीं है, जहाँ से वो आते हैं वहाँ के लोगों की मांग है, वो चूंकि जमीनी नेता हैं और जिस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग के लोगों की वो राजनीति करते हैं, उसमें उन लोगों को बुरा नहीं लगता है। अब क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत मैं एक बात बताता हूँ, उनकी जाति है गंगोता, ठीक है, और गंगोता जाति की खासियत यही है कि गंगा कछार की वो आबादी है, धूप हो छां हो उसको अपने पेट की चिंता है। अगर गजेटियर को देखेंगे ना तो अंग्रेज के टाइम में इस जाति को आज भी लिखा हुआ ये क्रिमिनल कास्ट है, और क्रिमिनल कास्ट के पीछे लिखने का कारण था जब बड़े बड़े लोगों के घर में अनाज कोठी में होता था और इसके बच्चे भूखे मरते थे, तो अपनी बीबी और बच्चे का पेट भरने के लिए उसके कोठी से अनाज चुराते थे, और तब अगर कोई विरोध होता था ये गंगोता उसको मार डालता था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा लिखा था। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज के तारीख में बहुत तरीके से सक्षम है, लेकिन लिटरेसी का जो बात करेंगे उसमें बहुत कमी है, और इसी वजह से गोपाल मंडल अगर इस तरह की बात करते आए हैं या कहते हैं तो उनको लगता है कि ये पॉपुलर होने का ही तरीका है। आवाज़ तो उन्होंने गंगोता को दिया है, और उसी वजह से कि भागलपुर से गंगोता एमपी भी बना, एमएलए भी है, और अभी वर्तमान में भागलपुर का एमपी भी गंगोता ही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा दिलीप जी कि अगर मान लिया जाए कि किसी कारण से, किसी वजह से नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल का टिकट काट दिया, किसी और जो दावेदार हैं, कई अर्पणा और भी कुछ नाम चल रहे हैं, वो भी लगातार बोलते ही रहते हैं, किसी को टिकट दे दिया, तो क्या संभावना है उनकी जीत की? गोपाल मंडल के अलावा क्या वो सीट कोई और निकाल सकता है नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए? बिल्कुल नहीं। गोपाल मंडल के अलावा उस सीट को कोई नहीं निकाल सकता है। गोपाल मंडल का वहाँ अपना एक पकड़ है, गोपाल मंडल का अपना एक वहाँ वर्चस्व है, और गोपाल मंडल सबके घर में है वहाँ, और गोपाल मंडल हर आदमी के दिल में है वहाँ। इसलिए गोपाल मंडल का हारना बहुत मुश्किल है। भले टिकट वो किसी को दे दे, और हमारा जो उम्मीद है कि टिकट गोपाल मंडल का नहीं कटेगा, टिकट गोपाल मंडल का नहीं कटेगा, ये हमको लग रहा है। अगर टिकट कटता है तो वो सीट नुकसान में जाएगा। आप सर क्या सोचते हैं गोपाल मंडल के बारे में? आपका आकलन क्या कहता है? आपकी तो अनुभव से आपकी दाढ़ी वाड़ी पक चुकी है, एक अच्छा लुक भी आ रहा है, बढ़िया लग भी रहा है, तो गोपाल मंडल को आप कैसे देखते हैं? एक आप रॉबिन हुड टाइप की उनकी छवि है, या फिर दबंग वाली छवि है, या फिर एक अनपढ़ गंवार कुछ भी बोल देने वाले नेता की जैसी छवि है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गोपाल मंडल के पास संपत्ति के मामले में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जितनी संपत्ति भागलपुर में अन्य नेताओं की है। संपत्ति की बात करें, और यदि आपराधिक छवि की बात करें तो वैसा कुछ नहीं है। उनसे गलतियां इसलिए हो जाती है कि वह कुछ साजिश करके योजना बना के नहीं बोलते हैं, मिस्टेक हो जाता है, उससे डीएसपी से भी उलझ जाते हैं, सिपाही से भी उलझ जाते हैं, जनता के लिए पुलिस से उलझ जाते हैं, कोई अपने व्यक्तिगत काम के लिए किसी से नहीं भिड़ते हैं। और उन जीतने का मुख्य कारण है उनकी स्वजाति का वोट वहाँ सबसे अधिक है। उनकी जगह किसी को भी आप दीजिएगा, कोई भी नेता आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो किसी भेष में भी कोई उनको जाता है मिलने के लिए। वो इलाका में यादव और गंगोता के बीच में संघर्ष की कहानी रही है, और आज भी गोपाल मंडल याद दिलाते हैं कि अगर हम नहीं होंगे ना तो आपको ये यादव जाति घर में घुस के मार देगा। तो ये डर भी दिखाते हैं और उसके फेवर में खड़े भी होते हैं। इसकी वजह से भी लगातार अगर जीत रहे हैं तो ये एक बड़ा कारण है। सवर्ण वोट भी उनके साथ हैं वहाँ पर गोपालपुर। वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आजकल बात भूरा बाल की हो रही है, इस पर आपके क्या विचार है? तो कहते हैं कि भूरा बाल तो उन्हीं की वजह से मैं जीतता हूँ। आप क्या सोचते हैं? सवर्ण वोट किधर जाते हैं उनके विधानसभा में? खासकर उनकी तरफ जाते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं? नौगछिया जो है ना, केला, कलाई और क्राइम के लिए फेमस है। केले का प्रोडक्शन बहुत है, पानी उतरेगा, कलाई ब्लैक दाल, काली दाल छिट दीजिए, उग जाता है बगैर, मतलब वो ऑर्गेनिक। लेकिन जब पैसे होंगे तो क्राइम होगा, तो क्राइम करता कौन है? सवाल रह कि सवर्ण का वोट किधर जाएगा? जमीन का मालिक कौन है? सवर्ण है। उसके खेत को जोतने वाला कौन है? यही गंगोता है। तो अल्टीमेटली सवर्ण का वोट जाएगा कहाँ? खेत तो खाली छोड़ेगा नहीं। एक बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, बात गोपाल मंडल पर हो गई, बात भागलपुर सदर की हो गई। आपको सर भागलपुर के अंदर जो 6 विधानसभा सीट है, 6 है ना? 7 विधानसभा सीट है, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी दिलचस्पी किस सीट में है?
भागलपुर सदर या गोपाल मंडल वाली या कहलगांव, कौन सी सीट पे आपकी जो नज़रें जो टिकी हैं, मतलब लगता है कि यहाँ देखना होगा, यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा? नहीं, ये भागलपुर होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो ये जन स्वराज है, ये कौन सा कैंडिडेट उतारती है, ये एक मसला रह जाता है। ये ठीक बात है, 3 बार से अजीत शर्मा जीत रहे हैं, चौबे जी भी लगातार पहल कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए चौबे जी के बेटा को मिले और यहाँ जन स्वराज भी किसी ब्राह्मण को दे दे, तो फिर ये सीट अजीत शर्मा निकाल लेंगे, कहीं कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब वही है कि जन स्वराज क्या करता है और बीजेपी किसको सीट देता है। आपकी सर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस सीट में है भागलपुर की? देखिए, फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में, भागलपुर तो स्मार्ट सिटी है, तमाम महकमे यहीं बैठते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरे ईस्टर्न इंडिया का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है तो भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा में हुआ है। यस, मेरे हिसाब से पीरपैंती विधानसभा को लेके एक लाइन बोलेंगे, एक तू ही धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल। आप सर क्या है, आप किस विधानसभा पे बड़ा नजरें टिकाए हुए हैं, वहाँ के बारे में मतलब आप जानना चाहते हैं, या फिर वहाँ को मतलब आप एकदम लगे पड़े हैं? स्वाभाविक है कि हम लोग भागलपुर को ही भागलपुर देख रहे हैं, क्योंकि भागलपुर में ही सारा पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उसका भागलपुर ही केंद्र है, इस 7 विधानसभा का। उसका असर भागलपुर में जो होता है उसका असर बाकी विधानसभा बाकी में होता है। तो भागलपुर में ही यहीं से केंद्रित है, यहीं से सारा विधानसभा ये है, इसलिए भागलपुर सीट अगर इसका सुरक्षित है, ठीक है। बाकी पिछले बार देख लीजिए, भागलपुर हार गया, बाकी बहुत सारा सीट हार गया। भागलपुर से यहाँ से क्या हुआ कि भागलपुर से कांग्रेस जीता, तो यहाँ से जाकर के ये जीत गया, क्या नाम है, पीरपैंती से आरजेडी जीता, हाँ, पासवान जी जीते। तो भागलपुर ही जो है ना पॉलिटिकल केंद्र हो गया है। ठीक है, भागलपुर ही हम लोग केंद्रित किए हुए हैं। आपके हिसाब से सर कौन सी विधानसभा में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है? भागलपुर तो ही है, कहलगांव और नाथनगर। कहलगांव इसलिए कि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम वहाँ हुआ है, नीतीश कुमार का। वो कार्यक्रम पहले से वहाँ की सदानंद सिंह विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, 9 बार के विधायक कांग्रेस से रह चुके हैं, तो पहले से उन्होंने सुमानंद मुकेश जी को हर हाल में कांग्रेस से जुड़कर रहना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी के गुजर जाने से वह को सिंपैथी नीतीश कुमार से मिला, वह जदयू से जुड़ गए। तो वह पूरा चांस था कि वह एमपी का चुनाव लड़ेंगे, तो उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन इस परिस्थिति में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का वहाँ जाना और उनके पिताजी के मूर्ति का अनावरण करना, ये साफ संकेत देता है 100% कि जो वहाँ जीते हुए कैंडिडेट हैं पवन यादव, जो बीजेपी से हैं, वहाँ उनकी गड़बड़ा सकती है सीट। वहाँ सुमानंद मुकेश को, क्योंकि नीतीश कुमार की सौजाती से आते हैं, सदानंद सिंह ने हमेशा अपने राजनीतिक कैरियर में कभी नीतीश कुमार का विरोध खुलकर नहीं किया, कांग्रेस में रहते हुए। कहलगांव की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार परवीन सिंह की चर्चा चल रही है, लेकिन कहलगांव में उम्मीदवार इसलिए वहाँ कांग्रेस की आरजेडी इसलिए मजबूत है जो संजय यादव का लगाव भागलपुर से भी रहा है और झारखंड से भी रहा है, और उनका अभी आरजेडी के जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं, तेजस्वी यादव हैं विपक्ष के नेता, उनसे बहुत पुराना उनका संबंध है। वो अपने पुत्र को हर हाल में चाहेंगे कि किधर से भी, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने पुत्र को वह चुनाव कहलगांव से लड़ाना चाहेंगे। उनके आरजेडी का सबसे अधिक चांस है वहाँ। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कहलगांव वो सीट है जहाँ पिछली बार बीजेपी चुनाव जीती थी, पहली बार भाजपा वहाँ से चुनाव जीती है, पहली बार उस इलाके में कमल खिलाए, और कमल भी खिलाए बड़े रिकॉर्ड मत से। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा बीजेपी कहीं से ज़्यादा अंतर से जीती है तो कहलगांव है, बड़ा रिकॉर्ड मत से। बाकी भागलपुर का सियासी मूड क्या है, हमने चर्चा की, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। हमारी ये बातचीत, हमारी चर्चा कैसी लगी, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? अगर आपकी भी कोई इस पर प्रतिक्रिया है, अगर आप इसमें कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, स्वागत है। बाकी आप देखते रहिए आप एबीपी लाइव।